जब हम एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? एक जीनियस है ना। E=mc²। पर जानते हैं, उनकी कहानी इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसके दिमाग ने तो ब्रह्मांड के राज खोल दिए, पर जिसकी आत्मा दुनिया के किए धरे से बेचैन रही। तो चलिए आइंस्टाइन के जीवन के इसी टकराव को, इसी द्वंद्व को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। हम उनकी उस यात्रा को देखेंगे जो एक शांत से पेटेंट ऑफिस से शुरू हुई और युद्ध की भयावहता और परमाणु बम के नैतिक संकट तक जा पहुंची। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक विद्रोही से। एक ऐसा विद्रोही जो शायद नियम तोड़ने के लिए ही बना था। एक ऐसा विचारक जिसे सच के लिए पूरी दुनिया के सामने अकेले खड़े होने से भी डर नहीं लगता था। जानते हैं मजेदार बात क्या है? आइंस्टीन के क्रांतिकारी विचारों की चिंगारी किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी लैब में नहीं जली थी। नहीं, ये जली थी स्विस पेटेंट ऑफिस की एक साधारण सी डेस्क पर। जहां वो दूसरों के आविष्कारों को देख रहे थे, वहीं उनका दिमाग समय, स्पेस और रोशनी के रहस्यों को सुलझा रहा था। साल था 1905, एक ऐसा साल जिसे आज चमत्कार का वर्ष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक साल के अंदर इस अकेले क्लर्क ने 4 ऐसे रिसर्च पेपर छापे जिन्होंने सचमुच भौतिकी की दुनिया को हिलाकर रख दिया। प्रकाश की प्रकृति से लेकर परमाणुओं के अस्तित्व तक और समय स्थान की हमारी समझ से लेकर ऊर्जा और द्रव्यमान के रिश्ते यानी E=mc² तक सब कुछ बदल गया। जरा सोचिए, उनका फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत उस वक्त की सोच के एकदम उलट था। उस समय हर कोई प्रकाश को सिर्फ एक लहर मानता था, लेकिन आइंस्टाइन आए और उन्होंने कहा, एक मिनट, ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट यानी क्वांटा में भी चलता है। इसी एक विचार ने उन्हें एक ऐसे विद्रोही के तौर पर खड़ा कर दिया जो बनी बनाई धारणाओं को चुनौती देने से जरा भी नहीं डरता था। पर जानते हैं, क्रांतिकारी विचारों को रातों रात नहीं माना जाता है ना? लोगों ने विरोध किया। उनके इस काम को पूरी तरह से स्वीकार किए जाने और नोबेल पुरस्कार मिलने में लगभग 2 दशक लग गए। ये बात उनके वैज्ञानिक अकेलेपन को और भी पुख्ता करती है। ठीक है, तो अब उनके वैज्ञानिक अकेलेपन से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उनके सार्वजनिक, उनके नैतिक अकेलेपन की, जो तब सामने आया जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। साल है 1914। आइंस्टीन बर्लिन में है, वैज्ञानिक दुनिया के शिखर पर। लेकिन उनके चारों ओर जर्मनी में राष्ट्रवाद की आग भड़क रही है। युद्ध के इस माहौल में बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों समेत हर किसी पर अपनी देशभक्ति साबित करने का जबरदस्त दबाव था। और ये बंटवारा तब बिल्कुल साफ हो गया जब जर्मनी के 93 बड़े बुद्धिजीवियों ने युद्ध का समर्थन करते हुए एक घोषणा पत्र पर दस्तखत किए। और आइंस्टाइन ने क्या किया? जवाब में उन्होंने शांति और यूरोपीय एकता की अपील करते हुए एक जवाबी घोषणा पत्र लिखा। एक तरफ था युद्ध का उन्माद और दूसरी तरफ विवेक की एक अकेली तन्हा आवाज। इस एक कदम ने ये साबित कर दिया कि आइंस्टाइन शांति के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक विद्रोही नहीं थे, वो एक नैतिक विद्रोही भी थे। एक ऐसे इंसान जो मानवता के सिद्धांतों के लिए अपने ही समुदाय के खिलाफ खड़े होने को तैयार थे। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी अब 2 विश्व युद्धों के बीच के दौर में पहुंचती है और यहाँ हम उनकी बौद्धिक विनम्रता और उनके जीवन के सबसे बड़े नैतिक संकट को देखेंगे। तो अपनी सापेक्षता की मशहूर थ्योरी पर काम करते हुए आइंस्टाइन एक बात पर अड़े हुए थे कि ब्रह्मांड स्थिर है, बदलता नहीं। लेकिन उनके अपने समीकरण कुछ और ही कह रहे थे। वे बता रहे थे कि ब्रह्मांड को या तो फैलना चाहिए या सिकुड़ना चाहिए। इसे ठीक करने के लिए, इसे स्थिर बनाने के लिए उन्होंने समीकरण में एक चीज जोड़ी जिसे उन्होंने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहा। और फिर खगोलशास्त्री एडविन हबल ने साबित कर दिया कि ब्रह्मांड वास्तव में फैल रहा था। तो आइंस्टाइन ने क्या किया? उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती मानी और इसे अपनी सबसे बड़ी भूल कहा। ये उनकी बौद्धिक ईमानदारी को दिखाता है ना? ये उस जीनियस को और भी ज्यादा इंसानी बनाता है। आइंस्टीन का अपनी गलती को मानना, ये उनकी महानता को दिखाता है। सच की खोज का रास्ता ऐसा ही होता है। और अगर ये विश्लेषण आपको कुछ नया सोचने या सीखने में मदद कर रहा है, तो इसे लाइक और शेयर करने पर विचार करें। चलिए इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाते हैं। और यहीं पर हम आइंस्टीन के जीवन के सबसे बड़े विरोधाभास पर पहुंचते हैं।
एक कट्टर शांतिवादी जिसने सारी जिंदगी युद्ध का विरोध किया, अब एक ऐसे डर का सामना कर रहा था जो उसके सभी सिद्धांतों से बड़ा था। ये डर कि नाज़ी दुनिया का पहला परमाणु बम बना लेंगे। यही डर था, यही भयानक डर जिसने उन्हें उस चिट्ठी पर दस्तखत करने पर मजबूर किया जिसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की नींव रखी। और उस रास्ते का नतीजा विनाशकारी था। हिरोशिमा पर हुए हमले ने पलक झपकते ही हजारों जानें ले ली। ये उस तकनीक की इंसानी कीमत थी जिसे शुरू करने में आइंस्टीन ने अनजाने में मदद की थी। जब बमबारी की खबर उन तक पहुंची तो आइंस्टीन वो बस टूट गए। उन्हें अपनी भूमिका पर गहरा अफसोस हुआ और उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी परमाणु हथियारों को खत्म करने और युद्ध को पूरी तरह से मिटाने की वकालत में लगा दी। इस ट्रेजेडी ने उनके शांतिवादी विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। तो चलिए अब आखिरी अध्याय की ओर चलते हैं, आइंस्टीन के अंतिम वर्षों की ओर, जो उनकी सबसे बड़ी वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा पर केंद्रित थे। प्रिंसटन में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में उन्होंने अपने जीवन का आखिरी दशक एक महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए समर्पित कर दिया। वो सपना क्या था? एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाने का, एक ऐसा मास्टर इक्वेशन जो गुरुत्वाकर्षण से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक प्रकृति की सभी शक्तियों को समझा सके। ये ब्रह्मांड के पीछे छिपी परम सरलता और सुंदरता को खोजने की उनकी आजीवन इच्छा थी। और जानते हैं, उनकी ये वैज्ञानिक खोज असल में उनकी गहरी दार्शनिक आशा का ही एक आईना थी। जैसे वे ब्रह्मांड के सभी नियमों को एक ही सूत्र में पिरोना चाहते थे, वैसे ही वे मानवता को युद्ध और नफरत से आज़ाद कर एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। तो ये हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देता है ना? क्या ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की उनकी कोशिश असल में मानवता की उलझनों को सुलझाने की एक गहरी इच्छा से प्रेरित थी? उनकी विरासत आज भी विज्ञान और विवेक दोनों के सवालों में जिंदा है।